वेलकम फ्रेंड्स, शेयर ग्रेड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भैया कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप कुशल होंगे। इस कोविड काल में घर पर बैठकर सुरक्षित अध्ययन कर रहे होंगे। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जो भी है मामले केसेस कम हुए हैं कोविड के, फिर भी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अभी भी घर पर ही बैठिए। बहुत ही ज़रूरी काम हो तो वे घर से बाहर निकलिए और घर पर बैठकर इस शयनगढ़ IAS के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए। और कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत हो या कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप ज़रूर कोई ऐसे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कमेंट कर पाते हैं या उनके मन में प्रश्न उत्पन्न ज़रूर होते हैं लेकिन वो संकोच करते हैं पूछने में। तो यहाँ पर आपको संकोच नहीं करना है। आप निसंकोच हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि सब्जेक्ट से संबंधित हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई बाहरी सवाल करेंगे। मतलब जो हमने पढ़ाया उस पढ़ाई के दौरान जो आप नहीं बोल पाते हो या जो भी कारण रहा हो, व्यक्तिगत कारण रहे हो, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। आप कमेंट के माध्यम से भी हमें ज़रूर ये सूचित करें कि हाँ, हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है आया या इस कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत आई है। तो हम कोशिश करेंगे, चैनल की टीम कोशिश करेगी कि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके, बहुत ही जल्दी दिया जा सके। दोस्तों, कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ नए अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज नए जुड़ रहे हैं। उनको थोड़ा एक विशेष सूचना, उनको जो जैसा मैं हमेशा करता हूँ, उस प्रकार उनको एक सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी भी अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी बचे हुए हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, चयन गराइस टाइप कीजिएगा, उसके बाद आप चयन गराइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पर्सनलाइज मोड में करने से आपको फायदा ये होगा कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हम देते हैं क्लास के रिगार्डिंग या कुछ ऐसी सूचना भी हम देना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है, तो आप उसको पा सकेंगे। चूंकि आप जब भी ऑनलाइन होंगे या जब भी आप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मैसेज मिलते चले जाएंगे। इतना ही नहीं है, इसका लिंक भी दिया गया है। आप उस लिंक को विभिन्न साइट्स के द्वारा, जिसका आप उपयोग करते हैं अपने स्टडी के दौरान या मनोरंजन के लिए लेजर टाइम में, तो उस माध्यम का प्रयोग करते हुए चैनगढ़ का ये लिंक बहुत सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। उन जिज्ञासी स्टूडेंट से शेयर कीजिए जो एनसीईआरटी की खोज में है और जो एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं। क्योंकि तैयारी की रणनीति के शुरुआती चरण में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़े, इसके अध्ययन सामग्री में हम क्या क्या उपयोग करें, इसके बाद साइड बुक में क्या क्या हम उपयोग करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। तो ये जो तमाम जो समस्याएं हैं जो शुरुआती चरण में स्टूडेंट को झेलना पड़ता है, उसका समाधान है इस चयनगढ़ IAS का प्लेटफॉर्म। उनको जरूर बताइए कि यहाँ पर एक वीडियो मैंने यही बताया है कि किस प्रकार एनसीईआरटी को हम स्टडी करेंगे। दूसरा है कि एनसीईआरटी हम लोग अभी तक इसको कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहा है। और आगे भी बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है जुड़ते जा रहे हैं और वो बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट्स है। इसके लिए हम हमारी पूरी टीम बहुत खुश है कि कम से कम जो भी स्टूडेंट है वो पंक्चुअल है और रेगुलर हमारे क्लासेस को वॉच करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और जो भी हम प्रश्न देते हैं उनको सॉल्व करके वो जरूर हमें कमेंट में बताते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। मैं आशा करता हूँ वे बहुत जल्दी सफल होंगे और इनको इनके मेहनत का परिणाम जो जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करें कि हम अभी एनसीईआरटी सेशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 लगभग 3 जो क्लासेज जो है उसके टोटल चैप्टर्स जो हमने अध्ययन अभी हमने कर लिया है। अब हम क्लास 9th अभी पढ़ रहे हैं। और क्लास 9th के बारे में आपको बता दूं कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में हम लोग इसमें 2 सेक्शन है, भारत और समकालीन विश्व, जो हम अभी ये इसका हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक ज्योग्राफी का एक बुक है, उसकी उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम उसका सेकेंड पार्ट है भारत और समकालीन विश्व, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला जो चैप्टर था, अध्याय था, वो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। और दूसरा अध्याय जो है आपने समाजवाद और रशियन क्रांति से जुड़ी हुई थी। तो 2 अध्याय हमने सक्सेसफुली पढ़ लिया है। आज हम तीसरा अध्याय जो हम करने वाले हैं, अध्याय 3। और अध्याय 3 का जो शीर्षक है वो है नाथसीवाद या नाजीवाद, जो आप कहिए, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। मतलब आज हम हिटलर के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाजीवाद के विचारधारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाथसीवाद क्या है, इसके उदय के क्या कारण थे, इसका उदय किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कारण थे, और फिर नाथसीवाद ने किस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि तैयार की, क्या कारण रहे थे, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई वर्साई की संधि उसका कारण रहा था। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी जो नए स्टूडेंट्स उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। अभी आज का अध्याय 3 से ही आप सेशन शुरू करिए, आप स्टडी शुरू कीजिए। समय निकाल के आप इसका दोनों जो पार्ट है, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको आप कवर कर लीजिएगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ये चक्रीय रूप में हमेशा चलते रहेगा। आप जब भी मौका मिले ऐसे आप एनसीईआरटी के सेक्शन में जाके, जनगणना के एनसीईआरटी सेक्शन में जब जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोज उपलब्ध है, आप उसको देखेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमसे जरूर कंसल्ट करेंगे, जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप लिंक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, मेल के माध्यम से किसी भी तरह हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जरूरी पड़ने पर, अगर जरूरी हुई तो हम आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के जरूर आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का शीर्षक शुरू करते हैं। देखिए, अब हम हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ ली, हमने रशियन क्रांति है उसको भी सक्सेसफुली हमने पढ़ लिया, और इन दो क्रांतियों के बाद हम जर्मनी में नाजीवाद का उदय पढ़ेंगे, उसके बाद इटली में फासिस्टवाद का उदय पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे। इसके टॉपिक बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे। और इतना आपको ध्यान रखना है कि अभी हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप स्पेसिफिक ज्ञान की यहाँ पर आशा ना करें। बस एनसीईआरटी जो आपको पढ़ा रही है वही मैं आपको समझाऊंगा। जब फिर से हम उस टॉपिक में जाएंगे तो उसके लिए डीप स्टडी करेंगे, ऑप्शनल टाइप का भी यहाँ पर क्लासेस चलेंगी, जीएस लेवल की भी क्लासेस चलेंगी, तो उस वक्त हम उसको ज़्यादा कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप एनसीईआरटी को मस्तिष्क में रखिए, आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए कि आपको बेस क्लियर करना है, न्यू मजबूत करनी है, तो आप एनसीईआरटी को ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। यहाँ इनकी कहानी है, यहाँ पर हिटलर के जन्म की बात की जा रही है। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर हेलमुट जो है कोई पात्र हो सकता है, शिक्षक का एक पात्र हो सकता है यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार या नाजीवाद से संबंधित कोई बातें उनके माता पिता कर रहे हो तो सुन रहा हो, इसको ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे कि हेलमुट पात्र या तो हिटलर को कहा जा रहा है या कोई शीर्षक है, वो आगे हम जरूर इसको देखेंगे। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सोचिए, कुछ न कुछ जरूर बात है, तभी ये सुसाइड करने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। तो यहाँ आपको अब बात स्पष्ट हो जा रही है कि वहाँ जो है नागरिक जो है, जो जो भी नाजीवाद के साथ जो नागरिक थे, जो युद्ध में साथ दिए थे, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। उन चिकित्सकों ने क्या किया था, यहूदियों को बहुत ही कहर बरपाया था उन्होंने। वो लोग हैं अब युद्ध में हारने के बाद जर्मनी के पराजय से, तो वो बात कर रहे हैं कि अब हमें क्या आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी जब हम पकड़े जाएंगे तो बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाएगा। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार दी। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता के खून से सनी वर्दी को घर के अलावा में ही जला दिया गया। मतलब घर में ही, पहले सर्दी के मौसम में देखेंगे, चाहे यूरोपियन कल्चर में देखेंगे, घर में ही जो है आग जला कर रखा था ताकि ठंड से सुरक्षा हो सके, सर्दी से सुरक्षा हो सके। उसमें ही क्या हुआ, उनको जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे ही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। मतलब जो बच्चा है उसके मन में इतना भय व्याप्त हो चुका है कि हो ना हो उसकी माता खाने में जहर न दे, इसलिए डर के मारे वो नहीं खाता था। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे, मतलब नाजीवाद के समर्थक थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नात्सी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था, मतलब उसने प्रण लिया था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की पूरी संरचना का नाम है। मतलब नात्सीवाद को आप सीमित शब्दों में न उसको लपेटिए। नात्सीवाद एक बहुत बड़ी विचारधारा है और इसमें एक संपूर्ण व्यवस्था का यहाँ पर संचालन हो रहा है, तो उसके बारे में हमको समझना है। समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे, इसकी बात करेंगे। एक फिगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये एडोल्फ हिटलर है, नात्सीवाद को उदय करता इनको बोला जाएगा। ये हिटलर है, बाद में इनका जो सबसे बड़ा सहयोगी था गोबल्स, बाएं साइड में है देखिए। ये कुछ सरकारी बैठक के बाद ये बाहर निकल रहे हैं, इसका एक पिक्चर आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। मई 1945 में, यहाँ पर 1945 यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो रहा है। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार का तत्कालिक कारण, आप कमेंट करके आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का तत्कालिक कारण क्या था। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था, मतलब हार मान चुके थे। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री
जो थे गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। मतलब युद्ध में पकड़े जाने के भय से कि उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसलिए हिटलर और उसका जो साथी था गोबल्स, जो प्रधानमंत्री था, वो क्या किया था, अप्रैल में ही आत्महत्या कर चुका था वो। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के नाथी युद्धबंदियों को मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। अब देखिए कि हम मित्र राष्ट्र किससे कहते हैं, तो अब देखिए आपको पता होगा धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दो गुटबंदियां तैयार हुई थी और इन्हीं दो गुटों के बीच यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी। यहाँ देखिए मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गया था। इसका भी कारण बताएंगे। सोवियत संघ का जो है शामिल होने का कारण क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। आप अगर लुसिटानिया नामक जहाज के बारे में जानते होंगे तो आप जरूर उसको बता पाएंगे। उन्होंने धुरी शक्तियों ने जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। तो यहाँ हम बताएंगे आगे कि गठबंधन जो है गुप्त शक्तियाँ जो है किस प्रकार यहाँ पर गठबंधन तैयार किया जाता है और सैन्य गठबंधन के साथ पूरे विश्व जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ता है। ठीक है, तो इनको जो न्यायिक अदालत जो न्यूरेमबर्ग में बनाया गया, उसका क्या काम था कि वो युद्ध बंदियों के साथ, जो भी नाथियों के साथ, उसके साथ जो अन्याय हुआ है या युद्ध का हट जाना उन पर तय करना है, जो भी यहाँ पर मानवता के साथ खिलवाड़ किया गया है, मानवता की क्षति हुई है, उसको लेकर मुकदमा चलाना है। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा नाथसीवाद से थोड़ा आप परिचित हो जाइए। नाथसी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल, ये भी जानिए, नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। आप जानते हैं कि यहाँ जो नाजी पार्टी है या नात्सी पार्टी है, उसके प्रथम शब्द से यहाँ पर नात्सियोनल पार्टी के शब्द से जर्मन शब्द है, उससे ये उसके पार्टी का नाम था। उसी उसी शॉर्ट में हम नात्सी कहते थे, उनसे जुड़े लोगों को नात्सी लोग कहा जाता था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी में जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। यहाँ देखिए, यहाँ व्यक्ति किसी धर्म विशेष के लोगों को मारा जा रहा था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि इन्हीं लोगों के कारण जो है जर्मनी की हार हुई है, या जर्मनी की ऐसी स्थिति है। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक मार डाले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि युद्ध में कोई काम नहीं करेंगे, ये अक्षम है, तो इन्हें इनको भी मार लिया गया, ये मार दिया गया था। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। यहाँ याद रखिएगा कि हम बात इससे पहले हमने जब पढ़ा था कि रसिया के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि रोबेस्पियर के आतंक के समय भी रोबेस्पियर ने क्या किया था कि अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था। स्टालिन ने भी वही काम किया था। यहाँ देखेंगे जर्मनी में भी यहाँ नात्सी लोग जो है, नात्सी विचारधारा से जो लोग नहीं सहमत है, उनको मार डाला जाता था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहाँ जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। सोचिए कि लोगों को एक साथ मारने के लिए जहरीली गैस के चेम्बर में डाल दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी, बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुर्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी, ऐसा ही मान के चलते थे। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह की का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में थोपा गया था, क्योंकि अनुमान था कि अगर फिर से हम ऐसा दंड थोप देंगे तो हो न है तृतीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी फिर से अपने आप को खड़ा कर लेगा। तो ये क्या करें, थोड़ा सा रियायत बदल रहे हैं, चूंकि आप जब प्रथम विश्व की हल्की झलक आपको मैंने दिखाई थी, तो आपको बताया था कि वहां पर जर्मनी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ था। तो जर्मनी में इसी यही कारण है प्रथम वर्ल्ड वॉर में वर्साय की संधि में जो जर्मनी का टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया गया, जिसका संपन्न क्षेत्र था अल्सेस-लॉरेन वो फ्रांस को दे दिया गया। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों ने वहां भी इसके साथ अन्याय किया था। युद्ध के हर जाने के रूप में बहुत सारा राशि इसको तय कर दिया गया, जर्मनी पर थोप दिया गया, इसकी सेना को पंगु बना दिया। मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी रूप से, सैनिक सभी रूप से उसको पंगु बना दिया गया था। यही कारण है कि हिटलर जो है इसी मुद्दे को आधार बना के हिटलर जैसा नाथसी पैदा होता है, और हिटलर जैसा यहाँ पर देखेंगे तानाशाह वहाँ जन्म लेता है, क्योंकि कारण था प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ किया गया अन्याय। इसलिए अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करेंगे, ये वैसा अन्याय नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उससे भी नाती जर्मनी को उदय में योगदान दिया था। मैंने यही बताया था अभी तक, कंक्लूड आपको यही मैंने किया कि उस वक्त वैसी स्थितियां बन गई थी या ऐसा व्यवहार जर्मनी के साथ किया गया, जर्मनी देश के साथ किया गया, जिससे वहाँ के लोगों में भावना बढ़ गई थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और यही कारण हुआ कि जब नाजीवाद का उदय होता है, हिटलर का उदय होता है, तो हिटलर के साथ बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। यह अनुभव क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए एक फिगर है, यहाँ युद्ध में देखिए कोई निरीक्षण किया जा रहा है, कितना विशाल सेना का, थोड़ा सा धुंधली पिक्चर है लेकिन इसको ध्यान से देखिए।
अब हम जानेंगे वाइमर गणराज्य के बारे में जानेंगे। आखिर वाइमर गणराज्य क्या है। तो जर्मनी का जो पहले जो राजशाही शासन है उसको वाइमर गणराज्य बुलाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया याद है, ऑस्ट्रिया हंगरी की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएंगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली। अब देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि प्रथम विश्व में अमेरिका जो शामिल क्यों होता है, तो उसका कारण था लुसिटानिया नामक जहाज को डुबो देना। ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों शामिल होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अमेरिका, जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया जाता है, तो इसमें फिर अमेरिका शामिल होता है। लेकिन प्रथम विश्व में अमेरिका जो शामिल होता है 17 में, उसका कारण था कि लुसिटानिया में जहाज के जर्मनी के यू बोटों ने डुबा दिया था। उसमें 127 नागरिक लगभग मारे गए थे जो कि अमेरिकी थे, इसलिए वहां पर अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था। ठीक है। और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब इनकी रणनीति अच्छी रही होगी, तभी मित्र राष्ट्र वहां फिर जीत जाते हैं। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। मतलब अगर राजशाही का पतन होता है, साम्राज्यवादी व्यवस्था का पतन होता है, तो वहां पर संसदीय पार्टी जो है फिर से जर्मनी में राजनीतिक व्यवस्था कायम करने का उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टॉग, या पूछा जाता है जर्मन संसद का नाम, राइखस्टॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब यह बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम समान उस वक्त जो है सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। आपसे एक प्रश्न और है कि रूस की संसद का नाम क्या है। यहाँ पर जर्मनी संसद का नाम राइखस्टॉग है, तो रूस की संसद का नाम क्या है, आपको मैंने पढ़ाया, आप जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन यहाँ यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की जो हार हुई थी, तो पहले विश्व युद्ध में या देखिए जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। मतलब इनके जो समृद्ध क्षेत्र इसका बंदरवाट कर दिया गया था। जर्मनी की रही सी ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना को भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद मतलब वार गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। सोचिए, उस वक्त 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक से ज्यादा मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। ये वही लोग हैं जो नाजीवाद के समर्थक होंगे और हिटलर का समर्थन करेंगे, क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ था प्रथम वर्ल्ड वॉर में। मैंने बताया था इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मतलब सैनिक रूप से उसको पंगु बना दिया गया था। ये देखिए बॉर्डर है, ये जर्मनी का बॉर्डर देखिए, यहाँ उत्तरी स्लेविश पीपल इसके अंतर्गत था, ये इसको यहाँ पर कब्जा लिया गया है। यहाँ राइनलैंड का जो क्षेत्र है ये भी देखिए यहाँ पर कब्जा कर दिया है, बेल्जियम फ्रांस ने बांट लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ जर्मनी से ये सब जमीन जो है जर्मनी से ली गई है। जितना जमीन आप देख रहे हैं जर्मनी का जमीन हस्तगत कर दिया गया है। यहाँ पश्चिमी पर्सा ये पोसेन है, पोलैंड जर्मनी का ये भी भाग है, पूरी पर्सा, इसको भी लगभग कब्जा कर लिया गया है। तो यहाँ देखिए वर्साय के संधि के बाद जर्मनी जो है सिकुड़ गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इस संधि के बाद जर्मनी के हाथ से बहुत सारे क्षेत्र जो है ले लिए गए थे। जर्मनी से ले ली गई जमीन देखिए, ये सब जर्मनी से लिया गया जमीन, ये सब जर्मनी के अंतर्गत है। एल्सेस लॉरेन जो बहुत ही प्रसिद्ध मतलब यहाँ कोयला का क्षेत्र था, इसको फ्रांस के ने हस्तगत कर लिया था। ठीक है। अभी सैनिक क्षेत्र है कि सैनिकों का जहाँ यहाँ पे पूरी तरह से सैनिक जो है यहाँ इनका सैनिक भंग कर दिया गया था। तो ये फिगर अपने आप में बताता है, यही कारण है कि वाइमर गणराज्य को लोग उत्तरदायी मानते थे और लोग जो है बहुत सारे लोग जो थे इस सरकार से, संवैधानिक सरकार से खुश नहीं थे। युद्ध का असर क्या हुआ इसकी बात करेंगे। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, मतलब आप मनोवैज्ञानिक अर्थ समझते हैं, मतलब मानसिक रूप से भी खुश नहीं है, आर्थिक तौर दोनों ही स्तरों पर तोड़ रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज लेने वालों का महाद्वीप कहलाता था, कर्ज देने वालों का
युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था। मतलब युद्ध में बहुत ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी और ये क्या करते थे, इधर उधर से कर्ज लेकर संसाधन बटोर कर तब युद्ध में उसको झोंक देते थे। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था, जबकि गलती इनकी बिल्कुल नहीं थी। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स खेमे के लोग थे। ये मानते थे कि चलो वाइमर गणराज्य का ही समर्थन कर रहे थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों के आने तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया था। नवंबर का अपराधी इसलिए कि नवंबर वर्षाय की संधि हुई थी, इसलिए वाइमर गणराज्य के लोगों को ये जो थे, जो उनका विरोध करते थे, वो नवंबर के अपराधी कहते थे। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। मतलब आप ये देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार के साथ ही, वर्साय के संधि के साथ ही, दो गुट में जर्मनी की जनता बच चुकी है। एक गुट है वो वाइमर गणराज्य को ये मान के चलता है कि उनकी गलती नहीं है, नवजात वाइमर गणराज्य का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरा गुट वो है जो पूरी तरह से यह मान के चलता है कि इस गणराज्य के कारण या इसके पुराने गणतंत्र गणराज्य के कारण ही हमारी यह स्थिति हुई है, इसलिए उसे नवंबर का अपराधी करके संबोधित किया जा रहा है। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। कहने का अर्थ है कि आपको वहां उनको काम करवाना है तो उनका महिमा मनन करना पड़ेगा, लेकिन खंदकों का बात है जहाँ पर सिपाही छिप कर रहते थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुर सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। मतलब लोकतंत्र की कल्पना आप बिल्कुल नहीं करेंगे जब एक युद्ध के कारण युद्धबंदी के रूप में किसी देश को पेश किया जाएगा, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दी जाएगी, पूरी तरह से उनको पंगु बना दिया जाएगा, तो आप लोकतंत्र की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। यही स्थिति जर्मनी की है। यहाँ के लोग लोकतंत्र के विचार को, क्योंकि अभी लोकतंत्र के विचार भी यहाँ नवीन पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी ये लोग तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये अन्याय इनके साथ हुआ है, तो ये लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते थे। इनको चाहिए थी एक ऐसी जवाबदेही वाली सरकार, एक ऐसी व्यवस्था जो युद्ध का बदला ले सके। इसी का लाभ आपको देखेंगे धीरे धीरे हिटलर उठाता है। ठीक है, हर्जाना का अर्थ क्या है, थोड़ा नए शब्द से परिचित हो जाइए। किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, उसको हर्जाना कहते हैं। आप इसके बारे में जानते होंगे। दूसरा, खंदक, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे जहां पर छिप के युद्ध करते थे या वहां युद्ध के बाद छिपते थे। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। आमूल परिवर्तनवाद से आपको मैंने पिछले और विचारधारा में बताया था कि किस प्रकार ये जो है बहुत जल्दी परिवर्तन के द्योतक है। इनका कहना है कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो, जल्दी परिवर्तन हो, और परिवर्तन इतना जल्दी होना चाहिए जिसका असर जल्दी समाज में दिखे। तो ऐसे लोग भी मानने वाले थे, उनको हम रेडिकल कहते थे। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, इस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार कर रहा था। एक फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। ये लोग भी थे क्या, विद्रोह की योजना बना रहे थे, अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। इनका मानना था कि कहीं ये लोग एकजुट होकर कुछ नई संस्था न बना दे और यहाँ नवीन गणराज्य पर कब्जा न कर ले। इसलिए उन्होंने क्या किया, वाइमर गणराज्य के जो भी हिमायती लोग थे उन गुटों ने मिलकर, डेमोक्रेट, समाजवादी इत्यादि लोगों ने मिलकर क्या किया, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ कम्युनिस्ट जो है समाजवादी के कट्टर दुश्मन होने के कारण है कि समाजवादी यहाँ पर इसको वाइमर गणतंत्र को प्रश्रय दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट जो है, साम्यवादी जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे और इनका कहना था कि जितना जल्दी हो सके हमें कुछ नया करना चाहिए। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट
से और बल मिला 1923 में। जब आर्थिक संकट आपको यहाँ पर होंगे तो इससे इसमें क्या होगा कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाएगी और सबकी जिम्मेदारी वही में गणराज्य पर आएगी, वहाँ यहाँ पर जो संविधान है उन पर आएगी। और इस प्रकार इनको मौका मिल जाएगा कि विरोध प्रदर्शन का मौका मिल जाएगा कि इनके काल में इस प्रकार की स्थिति है, लोगों को की जीविका के संकट लोगों के बीच पर्याप्त रूप से फैल चुकी है और लोग नहीं अच्छी तरह से अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। जर्मनी पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना ही भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। कारण है कि उसके पास अब संसाधन नहीं बचा हुआ है और देश की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी थी, तो उसने 1923 में क्या किया, संधि को मानने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह से चाहिए, किसी भी तरह अपने हर्जाने की राशि चाहिए। तो रूर का जो क्षेत्र था, जो लौह उद्योग का क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। यहाँ कोयला लोहा दोनों ऐसी मीनिंग आपको याद रखिएगा। और एक और क्षेत्र अल्सेस लॉरेन, उस पर भी फ्रांस कब्जा कर लेता है। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध पे बड़े पैमाने पर कागजी, यहाँ अब देखिए निष्क्रिय प्रतिरोध से आपको अवगत कराएंगे जब हम पढ़ेंगे गांधी जी को, ठीक है। मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसका नाम था मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में यहाँ देखिए 46,21,000 मार्क था, दिसंबर में यहाँ देखिए कितना 9,88,60,000 मार्क हो गए। इस तरह $1 में खरबों मार्क बिकने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। मतलब ये चाहते थे कि मुद्रा को हम ज़्यादा से छाप के इस समस्या का हल करें, लेकिन उल्टा इसका असर ये हुआ कि मुद्रा की वैल्यू तेजी से गिरने लगी। और यहाँ बाद में देखेंगे, यही कहानी आप जानते होंगे कि टोकरी भर के लोग पैसा ले जाते थे तो एक सेब खरीद के लाते थे। रेखा चित्रों में आप देखिए जर्मनी नागरिकों की पाउंड खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया, जो इकोनॉमिकल टर्म है, आप जानेंगे इसके बारे में भी। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप इससे अवगत होंगे। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ एक एक ट्रक में लाद के, एक एक बैलगाड़ी में लाद के लोग नोट ला रहे हैं, उसके बदला वो पावटे खरीद रहे हैं। उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना गया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई, और डॉब्स योजना के बारे में पढ़ाएंगे, आईआर में भी इसकी चर्चा की जाएगी। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया और डॉब्स योजना के तहत कुछ राशि कम कर दी गई, जर्मनी को कुछ रियायतें प्रदान की गई। फिर भी रियायत नाकाफी रही थी। अब देखिए यहाँ पर बेघर लोग जो जर्मनी के 1923 में, वो सोने के लिए कतार में खड़े आपको दिखाई देंगे। ये देखिए किस प्रकार कतार में खड़े हैं, सोने के लिए कतार में खड़े हैं, इनको सोने जाना है। या हो सकता है कुछ शिफ्ट में बांट दिया गया होगा, कुछ लोग सो के उठेंगे तो फिर सोएंगे। तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं जो है जर्मनी में आपको देखने को मिलेंगी। यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी जो है बहुत ही उग्र रूप ले लेता है और युद्ध के लिए वो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ देखेंगे जर्मनी ने बहुत ही तहस नहस किया। आखिरकार हिटलर को ये मौका क्यों मिलता है, इसका कारण हम जान चुके हैं कि हिटलर वहाँ के लोगों की नब्ज को पकड़ चुका था कि ये लोग भी प्रथम विश्व युद्ध में हुए वर्साय के अन्याय से बहुत ज़्यादा चिंतित है या बहुत ज़्यादा उग्र हैं, बदला चाहते हैं। इसी का लाभ उठाकर हिटलर क्या होता है, वहाँ पर सत्ता पर काबिज हो जाता है। अब देखिए मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी, मतलब बहुत ही कम समय तक रही। जर्मन निवेश औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार में धराशायी हो गई, 1929 का हम संकट पढ़ेंगे, आर्थिक संकट की बात करेंगे हम, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत यहाँ पर खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। मतलब जो भी पूंजी थी वही पैसा सट्टेबाज निकालते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। अब सोचिए कि अमेरिका में जब यह स्थिति है, अमेरिका की स्थिति इस प्रकार की है, तो जर्मनी की स्थिति इस प्रकार की होगी, जबकि उसको कर्ज भी देना है। तो यही सोचिए, ये जो 1929-30 का समय है, आर्थिक मंदी का जो समय है, इसका असर और ज़्यादा पड़ा। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो
मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। सोचिए यह स्थिति हो गई थी कि लोग किसी भी काम के लिए सड़क पर खड़े रहते थे कि कोई काम मिले, किसी तरह उनको रोजगार मिले और वो अपनी जीविका चला सके। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते। जैसे जैसे रोजगार यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधि में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ घड़ी हताशा का माहौल था। मतलब देखेंगे गृह युद्ध की ओर जर्मनी बढ़ रहा है धीरे धीरे। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग, मतलब जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था कि हो न हो समाजवादी व्यवस्था फिर से सर जाए, सारी इनकी संपत्ति जो है छीन जाए। वो ऐसे लोग थे जो छोटे मोटे व्यवसायी, इनको लग रहा था कि हो न हो हमारी संपत्ति को ये लोग छीन लेंगे। उन्हें डर था कि अगर यही डर रहा तो वो भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मूल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। कहने का अर्थ है कि अब अगर कम कीमत में कोई काम करना चाहता है, कम मजदूरी पर काम करना चाहेगा, तो कोई भी किसी को क्यों ज़्यादा मजदूरी देगा, वो कम मजदूरी पर काम क्यों नहीं करवाएगा। यही संकट यहाँ बढ़ती जा रही है। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था, चूंकि उत्पादन तो कर रहा था, लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं कीमतों में गिरावट आ रही है, तो उनको क्या फायदा जब वो जितने रुपए लगा के वो उत्पादन करेंगे उतना भी उनको न प्राप्त हो, उससे कम मिले तो क्यों कृषि करेंगे। युवाओं का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। कहने का अर्थ है कि वहाँ इस प्रकार की स्थिति है, भुखमरी की नौबत आ गई है। राजनीतिक स्तर पर वायुमंडल गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वायुमंडल संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। अब आनुपातिक प्रतिनिधि विधि क्या है आपको बताएंगे पॉलिटिक्स में। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। कहने का अर्थ है कि ऐसा चुनाव का आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि थी जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब इनको मिल के रोजगार बनाना पड़ेगा। मिलीजुली सरकार की यहाँ बात की जा रही है। यहाँ गठबंधन की सरकार बनने वाली थी। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वायुमंडल गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा न रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 48 का उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि यहाँ बार बार देखेंगे कि 48 का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। और इस प्रकार लोग जो है अब संसदीय व्यवस्था से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी अब लोगों का मन भर चुका था। वो कुछ ऐसा विकल्प चाह रहे थे, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था चाह रहे थे जिससे उनकी ये तत्कालिक जो संकट है उसको दूर किया जा सके। इस प्रकार देखेंगे कि जर्मनी की स्थिति जो है उस वक्त, एक तो युद्ध में हारने के बाद स्थिति वैसी है, दूसरा आप देखेंगे युद्ध हारने के साथ साथ यहाँ पर आर्थिक संकट ने जर्मनी को और भी ज़्यादा लाचार कर दिया। और इस प्रकार जर्मनी के लोग जो हैं, अब जर्मनी में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। इस प्रकार अब लोग जो है अंधकार में जीवन जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि कभी भी ये स्थिति पलट सकती है, कभी कुछ हो सकता है। वहाँ के जो धनाढ़ लोग हैं उनको भी डर है कि हो न हो कभी न कहीं उनकी संचित धन जो है वो गृह युद्ध के बल्ले न चढ़ जाए और हो न हो उनको भी मजदूरों का जीवन न जीना पड़े। इस प्रकार के तमाम जो है अब देखेंगे स्थितियाँ जो है, मनोदशा उनकी बढ़ चुकी है। और यह जो है अब देखेंगे यही समय है जब इस स्थिति का लाभ उठाकर हिटलर उत्पन्न होता है, हिटलर पैदा होता है और नाथसीवाद का उदय जर्मनी में होता है। तो दोस्तों या एक फिगर आप देखिए, लाइन पर सोते लोग, महामंदी के दिन में बेरोजगारियों को वेतन की उम्मीद रहती थी, न ही ठौर ठिकाने की। जारों में वे उन्हें जब सिर छिपाने की जगह चाहिए थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। इस प्रकार देखिए इस समय की स्थिति कैसी है कि लोग सोने के लिए एक लाइन पर, रेलवे लाइन पर, या देखिए तार बिछा के सोए हुए हैं। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में जानिए, इसके बारे में जानते होंगे। इकोनॉमिकल टर्म है। अमेरिका वैसे दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। यहीं पर सबसे पहले आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। अब जानेंगे आर्थिक मंदी के बारे में। जब हम पढ़े 1929 का आर्थिक संकट भी वॉल स्ट्रीट में पढ़ना है, तब उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे क्या कारण रहा था जो आर्थिक मंदी जो है पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुकी थी और उन देशों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जो अभी अभी नवीन रूप से स्वतंत्र हुए थे या जिनमें अभी अभी शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था, या युद्ध के बाद के देशों में जिनकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी खराब थी, उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था।
तो हमने ये जो हम पार्ट 1 में ये वीडियो हमने पार्ट 1 इसका बनाया है, और इसमें ये कोशिश हुई है कि सिर्फ जर्मनी के बारे में आप थोड़ी मोड़ी आपको जानकारी दी जाए। अब जब पार्ट 2 सेक्शन में जब आएंगे, पार्ट 2 वीडियो जब इसका हम कवर करेंगे, तो पार्ट 2 में आपको बताएंगे नाजीवाद के उदय के कारणों में। तो आप ये जान गए कि नाजीवाद जो है उसके उदय के कारण यही सब बताएंगे, आपको बताना होगा। आर्थिक संकट उसमें भी एक और है, वाइमर गणराज्य का की जो रूपरेखा है उसकी 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 बात हम करेंगे, और वर्साई की संधि के कारण को भी आप उसमें जोड़ेंगे। और बहुत सारा जो वर्साई की संधि में जो बहुत ही ज़्यादा शर्त जो है, कड़ी शर्त इनके साथ की गई जर्मनी की, उसकी भी चर्चा हम इसमें कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे जब पार्ट 2 में हम जर्मनी में नाथीवाद के उदय के कारण के साथ साथ हिटलर की क्या एक्टिविटी होती है, हिटलर क्या करता है, हिटलर की विचारधारा किस प्रकार पूरे जर्मनी के लोगों को पसंद आई, या किस प्रकार हिटलर ने सभी को अचंभा कर दिया, और एक नवीन सेकेंड वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व का बदला निकली सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर अपने आप को जोड़ देता है, और एक तानाशाह के रूप में विश्व को जीतने का सपना लेकर हिटलर जो है जर्मनी के राष्ट्र को, जर्मनी को एक गुटबंदी के सहारे गुट बनाकर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करता है। तो इसकी चर्चा हम इस पार्ट 2 सेक्शन में हम करेंगे, पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैन गराइस को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैन गराइस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सब मिलते जाएगा। उसको पर्सनलाइज कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप तक हम इस माध्यम से देंगे, चैनगट के ऐप के माध्यम से, तो आप तक पहले पहुंचेगी। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आप जिज्ञासु स्टूडेंट है, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, जो तैयारी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, या जिनको एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ना है, उनको जरूर चैनगट का लिंक उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। और ये काम आप तो जरूर कीजिएगा, अभी ही कीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है क्लास के रिगार्डिंग, कोई अगर आपके पास कोई प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, और जवाब देंगे भी। इतना ही नहीं, आपको करना क्या है, सिर्फ इस क्लास को पंक्चुअल होकर आप देखिए। आपकी एनसीईआरटी की जो समस्या है वो इसका निदान यही है कि आप चैनगट के इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। आप लगातार वीडियो देखते रहिए। कभी किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण से आप वीडियो स्किप करते हैं, तो बाद में जाके एक टाइमिंग के अनुसार उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्चुअल गैप ना हो। तो इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये काम आप जरूर कीजिएगा, पंक्चुअल होकर देखिए। बहुत बच्चे पंक्चुअल हैं, उनको इसका लाभ मिल रहा होगा, वो कमेंट भी करते हैं कि सर हमें इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो ये हमें बहुत खुशी होती है कि चलिए कम से कम हमारे इस तरीके से, हमारे इस नवीन कार्यक्रम के द्वारा किसी को तो लाभ हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो सेशन है हम ये खत्म करते हैं। पार्ट 2 में फिर हम ये जो है अध्याय 3 को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे अगले चैप्टर के बढ़ेंगे। तब तक इस क्लास को आप देखते रहिए। कोविड काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चैन के साथ हमेशा जुड़े रहिए। इसका लिंक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका लिंक पहुंचे और वो चैनल इससे जुड़ सके। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास अभी यहाँ अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।